हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू बायोलॉजी लाउंज। दिस इज लेक्चर 5 ऑफ बायोकेमिस्ट्री सीरीज, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अमाइनो एसिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो आई एम होपिंग कि आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता while you come to this lecture, and we will start from द वेरी बेसिक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, अज्यूमिंग कि आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में बहुत कुछ पता होगा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनसे एसोसिएटेड जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में बहुत कुछ पता होगा। सो आई होप कि आप ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखेंगे एंड इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमाइनो एसिड्स आखिर होते क्या है, व्हाट आर दीज कंपाउंड्स। ठीक है, सो अमाइनो एसिड्स आर दी कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, oxygen and nitrogen. These are the constituents, the major constituents of amino acids. अगर हम बोलें कि अमाइनो एसिड्स में मेजरली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सो दे आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, अब आप इनका नाम अगर ध्यान से देखो, अमाइनो एंड एसिड। अमाइनो रिप्रेजेंट्स NH2 ग्रुप, यही होता है अमाइनो ग्रुप। एसिड majorly represents carboxylic acid, that is COOH group. This I am talking in reference to biology, right? तो अमाइनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड हो गया जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी है और जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं ना, दीज आर द कंपाउंड्स दैट हैव both carboxyl group and amino group। ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी है एंड अमाइनो ग्रुप भी है। ठीक है, कैसे है, कैसे अरेंज्ड है वो हम देख लेते हैं। बोथ द ग्रुप्स आर अटैच्ड to a single carbon called C alpha। हमने क्या बोला कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है, ये दोनों एक ही कार्बन एटम से जुड़े होते हैं जिसे हम बोलते हैं C अल्फा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक हमने बोला C अल्फा है, एक हमने बोला कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक हमने बोला अमाइनो ग्रुप है। लेकिन कार्बन की टोटल वैलेंसीज कितनी होती है? 4 होती है, तो इन दोनों वैलेंसीज पे भी कुछ होना चाहिए। तो एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन होता है और जो फोर्थ वैलेंसी होती है उस पे एक R ग्रुप होता है। दिस इज द बेसिक बैकबोन ऑफ एन अमाइनो एसिड। अब ये R ग्रुप क्या है? R ग्रुप इज द वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, R group is the variable group. Now what do we mean by variable group? देखो, R group typically is of 20 types. What do I mean by this statement? कि R group जो है वो different टाइप्स का हो सकता है, मेजरली 20 टाइप्स का हो सकता है। तो क्या होता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के अंदर ये वाले ग्रुप्स रहते हैं सेम, ये बैकबोन बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन ये जो R ग्रुप है ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में डिफर करता है। और क्योंकि ये डिफर करता है इसीलिए हमें 20 मेजर अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, क्योंकि सबके अंदर सिर्फ ये R ग्रुप डिफरेंट होता है। हर different R group give rise to a different amino acid, whereas the rest of the backbone remains the same. So that is the basic idea of the structure of an amino acid. ठीक है, now when I say amino acid, तो I hope कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि NH3 group is what I'm referring to as amino and this COH is what I'm referring to as acid.
ठीक है, तो इसके अंदर एसिड और अमाइनो दोनों ग्रुप्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर से आपको पता होना चाहिए कि ये जो एसिडिक सेंटर है, जो कार्बोक्सिल सेंटर है, इसका pKa जो होता है वो हमेशा 7 से छोटा होता है, और जो अमाइनो सेंटर होता है इसका pKa हमेशा 7 से ज्यादा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार जाके प्रीवियस लेक्चर्स देखें। कॉन्टिन्यूएशन में अगर आप ये देखोगे आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का मजा आ जाएगा, आई गारंटी दैट। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप एक चीज देखो, किसी भी अमाइनो एसिड में मिनिमम नंबर ऑफ pKa's 2 तो होंगे ही होंगे। डू वी अग्री विद दैट और नॉट? क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि ये वाली बैकबोन तो सेम है, सबके अंदर C अल्फा है। C अल्फा की एक वैलेंसी पे COOH है, एक वैलेंसी पे NH3 पॉजिटिव है। ये दोनों सेंटर्स तो है ही है, और इन दोनों सेंटर्स का pKa होगा ही होगा। दैट मीन्स every amino acid will have minimum of 2 pKa's, right? अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम pKa's कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तीसरा pKa कहाँ से आएगा? फ्रॉम दिस R ग्रुप। कुछ ऐसे R ग्रुप, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका R ग्रुप में भी अमाइनो सेंटर होता है या फिर कार्बोक्सिल सेंटर होता है, गिविंग राइज टू 3 pKa's। ये भी आपको पिछली वीडियोस में देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, दैट एनी अमाइनो एसिड कैन हैव, या फिर इसको ऐसे लिख लो, दैट मिनिमम नंबर ऑफ pKa's in an amino acid is 2, and maximum number of amino acids, number of pKa's in an amino acid will be 3. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ग्रेट। वन अदर इंफॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव हियर इज simplest amino acid is glycine. Now why do I say that? अगर हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखें तो C अल्फा, COOH, NH3 पॉजिटिव, H, ये तो बेसिक बैकबोन है, सारे अमाइनो एसिड्स का होगा। सबसे सिंपलेस्ट R ग्रुप क्या हो सकता है कि उसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो, कोई और एलिमेंट हो ही ना। दैट कैन बी द सिंपलेस्ट R ग्रुप दैट इज पॉसिबल, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज ऑफ ग्लाइसिन। इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन होता है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट प्रोलीन इज अ यूनिक अमाइनो एसिड। प्रोलीन थोड़ा अलग अमाइनो एसिड है। क्यों अलग अमाइनो एसिड है? क्योंकि प्रोलीन is actually an amino acid. अमीनो एसिड होने की बजाय प्रोलीन को अगर मैं लिटरल सेंस में बोलूं तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट इट इज एन इमीनो एसिड। इमीनो एसिड का क्या मतलब है? इट कंटेन्स a secondary amino group that is NH, unlike all the other amino acids that contain primary amino group। ठीक है, तो बाकी के जो अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर प्राइमरी अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, NH2 होता है। लेकिन प्रोलीन एक ऐसा स्पेशल अमाइनो एसिड है जिसके अंदर सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, NH होता है। इसीलिए हम इसे कभी कभी इमीनो एसिड से भी रेफर करते हैं। तो अगर आपको कहीं पे इमीनो एसिड लिख के आता है तो आपको पता होना चाहिए दैट दे आर एक्चुअली रिफरिंग टू प्रोलीन।
So with that information, let's now talk about nomenclature of amino acids. आई होप नॉमेनक्लेचर सब समझते हैं. नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स की किस तरह से अमाइनो एसिड्स को नेम किया जाता है, अमाइनो एसिड्स के नाम रखे जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जब अमाइनो एसिड्स की बात होनी शुरू हुई इन 1896, yes, that was the year. In 1896 the first amino acid was discovered. तो क्या हुआ कि सबसे इजी मेथड क्या है कि जहां से अमाइनो एसिड मिला उससे रिलेटेड नाम रख दिया. तो सबसे पहला अमाइनो एसिड जो डिस्कवर हुआ था, द फर्स्ट अमाइनो एसिड व्हिच वाज डिस्कवर्ड वाज एस्पैरेजीन, was called asparagine. And why was it called asparagine? Because it was isolated from asparagus. It was found in asparagus. तो क्या हुआ, एस्पैरेगस में मिला इसीलिए नाम रख दिया एस्पैरेजीन. ठीक है, कब मिला? इन 1896. सो दैट वाज द फर्स्ट अप्रोच कि जहां से मिला उससे रिलेटेड नाम रख दिया. ठीक है, उसके बाद एक अमाइनो एसिड मिला विच वाज स्वीट इन टेस्ट, तो इसका नाम हमने ग्लाइसिन रख दिया. ठीक है, इसके बाद एक और अमाइनो एसिड मिला जो हमें व्हीट से मिला, व्हीट के ग्लूटेन से हमें अमाइनो एसिड मिला तो उसका नाम हमने ग्लूटामीन रख दिया. एक और अमाइनो एसिड मिला जो हमें वैनिला से मिला तो इसका नाम हमने वैलीन रख दिया. सो दैट वाज हाउ वी वर नेमिंग द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. बट दैट वाजंट अ वेरी ग्रेट अप्रोच, क्योंकि एक सब्सटेंस में से या किसी भी एक चीज में से हमें मल्टीपल अमाइनो एसिड्स मिल सकते हैं, तो हम फिर कैसे नेम करेंगे? तो वी थॉट कि नहीं, लेट्स चेंज दिस अप्रोच और हम किसी और तरीके से नॉमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं. तो उसके बाद हमारे पास आया 3 वर्ड या 3 लेटर नॉमेनक्लेचर. फिर हमने क्या किया, 3 लेटर्स से नॉमेनक्लेचर करना शुरू किया. कैसे? जैसे ग्लाइसिन को हमने GLY लिखना शुरू किया. ठीक है, एलेनिन को हमने ALA लिखना शुरू किया. एस्पार्टेट को ASP लिखा. एस्पैरेजीन को ASN लिखा. सो दैट वाज हाउ वी वेंट ऑन विथ 3 लेटर नॉमेनक्लेचर कि ठीक है, बड़े बड़े नामों को हम छोटा कर देते हैं और 3 लेटर्स में अमाइनो एसिड के नाम देने लगते हैं. ओके, अब ये अप्रोच भी हमें लगा कि नहीं नहीं, बहुत बड़े बड़े जो प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर लैक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो अगर हम ऐसे उनका पूरा 3 लेटर का नोमेनक्लेचर के हिसाब से लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो हम इसको भी छोटा करते हैं. तो नेक्स्ट अप्रोच जो हमने यूज की वो हमने क्या यूज की, दैट वी स्टार्टेड यूजिंग अल्फाबेट्स एज स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स. ठीक है, सो नेक्स्ट अप्रोच क्या थी, यूजिंग अल्फाबेट्स टू रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स. अब मैंने आपको अभी बोला in the start of the lecture कि 20 different R groups होते हैं, that means 20 different amino acids होंगे, right? total alphabets हमारे पास कितने होते हैं? 26 होते हैं, out of which total standard amino acids कितने हैं? 20 है. that means कोई 6 अल्फाबेट्स ऐसे होंगे जो यूज नहीं होंगे, जो किसी भी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. उसके अलावा ऑल द अदर अल्फाबेट्स आर गोइंग टू रिप्रेजेंट सम और द अदर अमाइनो एसिड, किसी ना किसी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे. सो द अल्फाबेट्स which
do not represent any amino acid are। 6 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो कौन से हैं? बी, जे, ओ, यू, एक्स एंड जी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा अल्फाबेट कौन से को करता है ये आपको पता चल जाएगा जब हम आगे बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की। सो बाय द एंड ऑफ दिस आपको खुद ही याद हो जाएगा, बट फॉर नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि ये 6 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, किसी भी अमाइनो एसिड को रादर रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, नाउ व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमें एक बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड्स डू नॉट एग्जिस्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या होता है? प्रोटीन सीक्वेंस। कौन सा पेप्टाइड एग्जिस्ट नहीं कर सकता? ठीक है, पहला सलमान खान, सेकंड ऐश्वर्या राय, थर्ड कटरीना कैफ, एंड फोर्थ शाहरुख खान। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेप्टाइड है जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसे क्वेश्चंस एमएससी एंट्रेंसेस में और नेट में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं, तो हमें थोड़ा दिमाग लगा के इनको सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो, मैंने आपको बोला दैट दीज आर दी 3 अल्फाबेट्स जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। दैट मीन्स जिस भी पेप्टाइड में इन 6 में से कोई भी अल्फाबेट आ रहा है वो कोई प्रोटीन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई अमाइनो एसिड ही नहीं होगा। तो हमें सिर्फ ऐसा वाला पेप्टाइड ढूंढना है जिसमें इनमें से कोई भी अल्फाबेट आ रहा हो। ठीक है, तो आप तीनों में चारों में देख सकते हो एंड यू विल नोटिस कि शाहरुख खान में ये यू आता है एंड यू डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर फोर्थ ऑप्शन शाहरुख खान डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। As U does not code for any amino acid, it cannot be a peptide. I hope this concept is clear. So इस तरीके के questions कभी कभी आ सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इन्हें कैसे approach करना है। After that, the next thing that we are going to talk about are the optical properties of amino acids. So this is the next concept जिसके बारे में हम बात करेंगे, that is the optical properties of amino acids. ठीक है, सो वील सी कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है अमाइनो एसिड की और उससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि all the amino acids except glycine are optically active. This is a fact जो हमें पता होना ही होना चाहिए। ग्लाइसिन के अलावा सारे अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्या मतलब है? ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है दैट दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ polarized
लाइट। हमें पता है प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ऑल द अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट योर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन नहीं कर सकता, उसके अलावा बाकी सब कर सकते हैं। इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लाइट है, एक नॉर्मल लाइट है which is in all the planes. Please pardon my diagrams, but yeah, this is normal light. We pass it through a polarizer. हमने इसे एक पोलराइजर के थ्रू पास किया, तो ये जो नॉर्मल लाइट थी दिस विल नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। तो ये हो गई हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम क्या करेंगे? इफ वी पास दिस थ्रू a sample containing any amino acid, sample containing any amino acid, तो क्या होगा? रोटेशन हो जाएगी इस लाइट की, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन के अलावा कोई भी होगा तो क्या होगा? ये जो प्लेन पोलराइज लाइट थी इसकी रोटेशन हो जाएगी। पहले ये बिल्कुल सीधा प्लेन में थी, अब क्या हो गया? इफ दिस वाज द ओरिजिनल प्लेन इट विल नाउ रोटेट। सो रोटेशन विल टेक प्लेस किसकी? प्लेन पोलराइज लाइट की। कौन करेगा? एवरी अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। सो दैट इज वन ऑफ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला कि ऑल द अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। पर ऐसा क्यों? ग्लाइसिन में ऐसा क्या स्पेशल है कि वो बेचारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? वो बेचारा लाइट को रोटेट नहीं करवा सकता, प्लेन पोलराइज लाइट को, उसके अलावा बाकी सब करवा पा रहे। बिकॉज being optically active is a property of chiral molecules. Chiral molecules are optically active. अब chiral क्या होता है? Chiral होता है all the valencies of carbon must be different. कार्बन की चारों वैलेंसीज पे जो ग्रुप्स लगे हैं, यानी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, तो इसके एक वैलेंसी पे X होना चाहिए, एक पे Y होना चाहिए, एक पे Z होना चाहिए, एक पे A होना चाहिए। तो दिस विल बी अ कायरल मॉलिक्यूल, दिस कार्बन विल बी अ कायरल कार्बन। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा कार्बन है जिसकी कोई भी दो वैलेंसी सेम है, एक वैलेंसी पे X है, एक और वैलेंसी पे X है, एक पे Y है, एक पे Z है, कोई भी दो वैलेंसी सेम है, तो हम बोलेंगे दैट दिस इज एन अकायरल मॉलिक्यूल। ये एक कायरल मॉलिक्यूल या एक कायरल कार्बन नहीं है। तो जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं सिर्फ वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और अगर हम ध्यान से ग्लाइसिन को देखें तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सी अल्फा H NH3 पॉजिटिव एंड COOH। तो अगर आप देखो तो उसकी दो वैलेंसीज सेम होती हैं, दोनों वैलेंसीज पे हाइड्रोजन होता है, thus making it an achiral molecule, thus making it optically inactive। तो हम रटना नहीं है, हमें समझना है, ठीक है। ग्लाइसिन की दो वैलेंसीज सेम होती हैं, इसीलिए वो achiral होता है, और क्योंकि वो achiral होता है इसीलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके अलावा हर एक अमाइनो एसिड का R ग्रुप बाकी की तीनों वैलेंसीज से डिफरेंट होता है, इसीलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने बोला कि वो लाइट को रोटेट करेगा, तो रोटेट कैसे करेगा? या तो लेफ्ट में रोटेट करेगा या तो राइट में रोटेट करेगा, यही तो ऑप्शंस है। सो एनी कंपाउंड विच रोटेट्स द लाइट इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो भी
काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोला मैंने? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कैन आइदर रोटेट क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मैं बात कर रही हूँ, इट कैन बी एनीथिंग, नॉट पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड्स, एनी कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है या तो वो क्लॉकवाइज करेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो अगर वो क्लॉकवाइज करेगा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? दैट दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? दैट दे आर लीवो रोटेटरी। यहां तक समझ आ गया? अब जो कंपाउंड्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ प्लस साइन। हम पूरा नहीं लिखते डेक्स्ट्रो रोटेटरी, नो, हम अगर प्लस साइन लगा रहे हैं तो उसका बाय कन्वेंशन मीनिंग है कि दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ माइनस साइन। किसी भी कंपाउंड के आगे अगर माइनस साइन लगा हुआ है सो बाय कन्वेंशन वो ये बता रहा है दैट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा या किसी कंपाउंड को देख के हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या वो लीवो रोटेटरी होगा। तो हम सबसे पहले शुगर्स की बात कर लेते हैं, अमाइनो एसिड्स की बात हम उसके बात करेंगे। तो सबसे जो सिंपलेस्ट 3 कार्बन शुगर होती है विच इज ग्लिसरैल्डिहाइड, उसके रेफरेंस से हम समझते हैं। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक कार्बन होता है, OH होता है, H होता है, यहाँ पे COOH होगा, यहाँ पे CH2OH होगा, राइट? तो अब आप इसमें देखो, ये जो OH ग्रुप है दिस इज टुवर्ड्स द राइट, तो सच अ कंपाउंड विल बी said to be डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वहीं पे अगर मैं बनाऊं इसका मिरर इमेज CHOH COOH CH2OH, इस कंपाउंड में OH is towards the left, so this compound will be said to be levo rotatory। तो इसको हम D शुगर बोलते हैं और इस कंपाउंड को हम L शुगर बोलेंगे। D शुगर मतलब अ शुगर विच इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L शुगर मतलब अ शुगर विच इज लीवो रोटेटरी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। हम एक चीज को रिलेट करके दूसरी चीज बोल रहे हैं। हमने सबसे पहले बोला कि किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल होना पड़ेगा, चारों वैलेंसीज कार्बन की डिफरेंट होनी पड़ेंगी। ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्या मतलब है? दैट दैट पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी एबल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर मैं बोल रही हूँ रोटेट, तो या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो मैं उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल रही हूँ और ऐसे कंपाउंड्स को मैं प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो मैं उसे लीवो रोटेटरी बोल रही हूँ और ऐसे कंपाउंड्स को मैं नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। Now we tried to understand this with the reference of a 3 carbon sugar called glyceraldehyde। glyceraldehyde का स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया और इसमें जो कार्बन पे OH और H लगा हुआ है ये इसकी OH की पोजीशन इंटरचेंजेबल होती है। हम बात करेंगे कि कौन सा ज्यादा प्रेवलेंट होता है, लेकिन दैट इज इंटरचेंजेबल। ठीक है, वो लेफ्ट पे भी हो सकता है, वो राइट पे भी हो सकता है। जब OH राइट पे है एट दिस टाइम दिस इज अ D शुगर, इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर। ये वाली जो शुगर है इसको अगर आप सैंपल में लोगे और प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराओगे तो वो राइट में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को शिफ्ट करेगी, रोटेट करेगी।
Whereas जो स्ट्रक्चर मैंने सेकंड बनाया है जिसमें OH मैंने लेफ्ट को रखा है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन L शुगर और लीवो रोटेटरी शुगर, जिसको मैंने माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया है। इसको अगर हम एक सैंपल में डालेंगे और उसके थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाएंगे तो आप देखोगे कि वो प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट की तरफ या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। ठीक है, एक ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे ऑन अमाइनो एसिड्स एज वेल। अमाइनो एसिड्स के रेफरेंस से भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो हम एक कोई भी बेसिक बैकबोन ले लेते हैं अमाइनो एसिड की। एक कार्बन होगा, सी अल्फा होगा, NH2 होगा, COOH होगा, H है, और ये आपका R है। इसकी मिरर इमेज होगी CH, COOH, NH2 एंड R। ठीक है, दिस इज द बेसिक बैकबोन ऑफ एन अमीनो एसिड। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में हम OH से प्रेडिक्ट कर रहे थे और अमीनो एसिड के केस में हम NH2 से प्रेडिक्ट करते हैं। अगर NH2 का पोजीशन राइट है तो इसको हम B अमीनो एसिड बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमीनो एसिड बोलते हैं। अगर NH2 का पोजीशन लेफ्ट में है तो उसको हम L अमीनो एसिड बोलेंगे, लीवो रोटेटरी अमीनो एसिड बोलेंगे। सो दैट इज हाउ वी क्लासिफाई अमीनो एसिड्स एज डेक्स्ट्रो और लीवो डिपेंडिंग अपॉन NH2। आपको याद रखना है कि जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करती हूँ तो मैं OH के रेफरेंस से D और L डिसाइड करती हूँ। जब मैं अमीनो एसिड्स की बात करती हूँ तो मैं NH2 के रेफरेंस से D और L डिसाइड करती हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेचर में क्या ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए दैट इन नेचर D कार्बोहाइड्रेट्स या D sugars are more prevalent। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो वो जनरली डी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं अमाइनो एसिड्स की बात करूं तो नेचुरली L अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट डोमिनेंटली। नेचर में L अमाइनो एसिड्स डोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं, D अमाइनो एसिड्स इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नो। द dominant form of amino acids is L amino acids. Mostly amino acids exist in L form, whereas carbohydrates or sugars mostly exist in D form. ये हम बात करें नेचर में। ठीक है, क्या हमने बोला कि L अमाइनो एसिड्स जो है वो ज्यादा कॉमन है नेचर में और मोस्टली अमाइनो एसिड्स L फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आई होप यहां तक सब क्लियर होगा। इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि डी अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमने बोला कि मेजरली L अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट डी अमाइनो एसिड्स when present, that is exceptions, provide a survival edge. Now what do we mean by this statement? हम क्या बोल रहे हैं कि वैसे तो डी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते नहीं है, लेकिन अगर कहीं किसी सिचुएशन में डी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है तो वो एक सर्वाइवल एज देते हैं, वो सर्वाइवल की चांसेस को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, डी अमाइनो एसिड्स are present in bacterial cell wall. They provide additional stability to the cell wall as no
known protease can cleave D amino acids. हमने क्या बोला कि नेचर में मोस्टली L अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो नेचर उसी के लिए ही तो चीजें बनाएगी ना. ऑब्वियसली जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके लिए कुछ क्यों बनाएगी. तो मोस्टली नेचर में L अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं. तो नेचर ने जो प्रोटीजेस बनाए हैं वो भी L अमाइनो एसिड्स के लिए ही बनाए. प्रोटीज क्या होता है, जो अमाइनो एसिड्स को डाइजेस्ट करेगा या पेप्टाइड बॉन्ड्स को डाइजेस्ट करेगा. दो अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं, ये भी हम आगे बात करेंगे. तो प्रोटीजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स काटते हैं. तो नेचर ने जो प्रोटीजेस बनाए हैं वो प्रोटीजेस L अमाइनो एसिड्स के लिए बनाए, क्योंकि नेचर में L अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं. अब बैक्टीरिया ने ऐसे इवॉल्व किया कि उसने अपने सेल वॉल के अंदर D अमाइनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया. तो D अमाइनो एसिड्स के अगेंस्ट तो हमारे पास प्रोटीजेस ही नहीं है, नेचर में प्रोटीजेस ही नहीं है, तो उनकी सेल वॉल को डिग्रेड कौन करेगा. नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अगेंस्ट प्रोटीजेस ही नहीं है. तो उनको एक सर्वाइवल एज मिला ना. अगर L अमाइनो एसिड्स होते तो इजीली कोई भी प्रोटीज काट देता, लेकिन उन्होंने D अमाइनो एसिड्स इनकॉर्पोरेट किए जिसके अगेंस्ट प्रोटीजेस थे ही नहीं. तो स्टेबिलिटी सेल वॉल की बढ़ गई और उनके पास एक सर्वाइवल एज हो गया कि हमारे पास तो D अमाइनो एसिड्स है, तुम्हारे पास ऐसे प्रोटीजेस नहीं है जो हमारे सेल वॉल को काटेंगे, इसीलिए हम ज्यादा इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि D अमाइनो एसिड्स अगर प्रेजेंट है तो वो एक सर्वाइवल एज देते हैं उस ऑर्गेनिज्म को. ठीक है. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है, सम venomous snakes contain a chemical called countryfan. ठीक है. कंट्रीफैन ये एक ऐसा केमिकल है जो कुछ वेनमस स्नेक्स में प्रेजेंट होता है. अब कंट्रीफैन की क्या स्पेशलिटी है कि ये एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर D अमाइनो एसिड्स होते हैं. अब अगर D अमाइनो एसिड्स हैं तो कोई प्रोटीज इसको क्लीव कर नहीं सकता, अगेन क्योंकि प्रोटीजेस है ही नहीं D अमाइनो एसिड्स के अगेंस्ट. सो एज इट हैज D amino acids, it is not cleaved by known proteases, thus making it venomous. Obviously, क्योंकि अगर इसके अंदर L अमाइनो एसिड्स होते तो क्या होता, इवन इफ इट एंटर्स आवर बॉडी तो हमारी जो प्रोटीजेस हैं जो हमारा खाना पचाती हैं, जो हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है, वही सेम प्रोटीजेस इसको काट देती तो इसको डिग्रेड कर देती. तो फिर ये काय का वेनेमस रहता, हमें हार्म नहीं कर पाता क्योंकि हमने इसे डिग्रेड कर दिया. लेकिन क्योंकि इसके अंदर D अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है और नॉन प्रोटीजेस उसको नहीं काट सकती, नॉन प्रोटीजेस D अमाइनो एसिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए क्या होगा, दैट इट इज venomous. So with this, let's quickly revise कि आज हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है. तो हमने पढ़ा कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं, दे आर द कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है. नाम से हमें पता चल रहा है अमाइनो एंड एसिड. अमाइनो ग्रुप होगा और एसिडिक ग्रुप होगा. अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 होगा, एसिड मतलब COOH होगा, राइट. इन सो दीज आर दी कंपाउंड्स जिनके पास ये दोनों ग्रुप्स होते हैं. उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, एक C अल्फा होता है विच इज दी सेंट्रल कार्बन. 4 वैलेंसीज होती हैं जस्ट लाइक एनी अदर कार्बन. एक वैलेंसी पे COOH ग्रुप होता है, एक वैलेंसी पे NH3 पॉजिटिव या NH2 ग्रुप होता है, जैसे कि हमने बात की अमाइनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है. थर्ड वैलेंसी पे हाइड्रोजन होगा ही होगा. ये तीनों वैलेंसीज हर एक अमाइनो एसिड की फिक्स होती हैं. चौथी जो वैलेंसी होती है वो उस पे R ग्रुप होता है एंड R ग्रुप इज द वेरिएबल ग्रुप. हर एक अमाइनो एसिड के लिए R ग्रुप डिफरेंट होता है. टिपिकली हमारे पास 20 तरह के R ग्रुप्स होते हैं, इसीलिए 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं. 20
और 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो उतना कॉमन नहीं है, उतना स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हाँ दे मे बी प्रेजेंट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी अमाइनो एसिड में मिनिमम 2 pKa's तो होंगे ही होंगे। एक होगा COOH ग्रुप का, एक होगा NH3 पॉजिटिव ग्रुप का। ये तो हर एक अमाइनो एसिड में ही होंगे। इसके अलावा एक तीसरा pKa सेंटर प्रेजेंट हो सकता है इन दी R ग्रुप। सो कोई भी अमाइनो एसिड के पास मिनिमम 2 pKa's तो होंगे ही होंगे और मैक्सिमम 3 pKa's हो सकते हैं। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो एग्जिस्ट करता है दैट इज ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि उसका R ग्रुप जो होता है दैट इज अ हाइड्रोजन विच इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट, राइट। इसके अलावा हमने देखा कि प्रोलीन एक बहुत ही यूनिक अमाइनो एसिड है। क्यों यूनिक अमाइनो एसिड है? क्योंकि वो एक इमीनो एसिड है। उसके अंदर जो अमाइनो ग्रुप होता है वो सेकेंडरी होता है, ना कि प्राइमरी, जस्ट लाइक ऑल दी अदर अमाइनो एसिड्स, राइट। उसके बाद हमने देखा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हमने देखा कि सबसे पहला जो अमाइनो एसिड था जो डिस्कवर किया गया था विच वाज फ्रॉम एस्पैरेगस इन 1896, और क्योंकि एस्पैरेगस से निकाला था इसीलिए उसका नाम एस्पैरेजीन रख दिया था। उसके बाद ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्योंकि स्वीट था इसलिए उसका नाम ग्लाइसिन रख दिया। फिर वीट से जो मिला उसका नाम ग्लूटामीन रख दिया। वैनिला से जो मिला उसका नाम वैलिन रख दिया। सो डिपेंडिंग अपॉन दी सोर्स जहां से भी हमें वो मिल रहा था उस पे हम नाम दिए जा रहे थे। उसके बाद वी शिफ्टेड टू 3 लेटर नॉमेनक्लेचर। 3 लेटर नॉमेनक्लेचर में हमने सारे अमाइनो एसिड्स जो भी मिले थे उन सबका 3 लेटर्स में नाम देना शुरू कर दिया। जैसे ग्लाइसिन को छोटा करके GLY बोल दिया, एस्पार्टेट को छोटा करके ASP बोल दिया, एस्पैरेजीन को छोटा करके ASN बोल दिया। इसको याद रखना है, एस्पैरेजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय ASN बिकॉज ASP स्टैंड्स फॉर एस्पार्टेट। ठीक है, इसके बाद हमने इसको और क्रिस्प कर दिया। क्रिस्प कैसे किया? दैट एवरी अल्फाबेट will now represent a single amino acid। हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि ठीक है ये पर्टिकुलर लेटर इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं लेकिन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड सिर्फ 20 है। दैट मीन्स कोई भी 6 ऐसे अमाइनो एसिड्स होंगे जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। ऐसे 6 कौन से अल्फाबेट्स हैं? BJOUXZ। तो ये 6 अल्फाबेट्स हमें पता होने चाहिए दैट ऑल ऑफ दीज डू नॉट कोड फॉर एनी, डू नॉट रिप्रेजेंट एनी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। आई एम रिपीटेडली सेइंग स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसके बाद हमने देखा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने देखा कि सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों ग्लाइसिन नहीं करता? क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल्स ही सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कायरल का मतलब कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, और हमें पता है कि ग्लाइसिन में चारों वैलेंसीज डिफरेंट नहीं होती। 2 वैलेंसीज पे हाइड्रोजन होता है, 10 मेकिंग इट ए कायरल, 10 मेकिंग इट ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसकी वजह से ग्लाइसिन जो है वो डायरेक्शन प्लेन पोलराइज लाइट की चेंज नहीं करेगा। इसके बाद हमने बोला कि जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उन्हें हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं और उन्हें हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी एंटी क्लॉकवाइज करते हैं उन्हें हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं और उन्हें नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसको हमने समझा इन रेफरेंस टू शुगर्स एंड इन रेफरेंस टू अमाइनो एसिड्स। शुगर्स के लिए हमने बोला हम OH से डिसाइड करेंगे, अगर OH राइट पे है तो D, अगर OH लेफ्ट पे है तो L। अमाइनो एसिड्स के लिए हमने बोला NH2 के रेफरेंस में हम पता करेंगे, अगर NH2 राइट पे है तो D, अगर लेफ्ट पे है तो L। नेचर में अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो D कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं, L अमाइनो एसिड्स ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि जनरली L प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं D अमाइनो एसिड्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे और एक सर्वाइवल एज प्रोवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। सो दैट इज व्हाट वी वेंट थ्रू टुडे। इन दीज सब्सीक्वेंट लेक्चर्स हम पढ़ेंगे अबाउट अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन, जिसमें हम देखेंगे साइड चेन के बेसिस पे, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस के बेसिस पे। तो इन सब के बेसिस पे हम अमाइनो एसिड्स को करेंगे क्लासिफाई,
ऑल्सो हम देखेंगे some salient features of different amino acids जिससे directly questions उठ के आते हैं और जो हमें जानने जरूरी है. Apart from that, we'll also study about PI isoelectric point of amino acids, कैसे calculate करते हैं, कैसे होता है, all about that. So stay tuned for the next lecture and enjoy biochemistry. I hope आपको मजा आया होगा. कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसे मुझ तक पहुंचाएं एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू. आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे बायोलॉजी लाउंज पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा. वहाँ पे भी आप मुझे लिख सकते हो वट एवर इज योर डाउट, वट एवर इज योर सजेशन, and also you can mail it to me at Biology Lounge. I'll be waiting for your comments. Let me know how you find this video. Let me know how you find biochemistry and stay subscribed for more such videos. Thanks for watching. Bye bye.